नमस्कार और गुड मॉर्निंग इंडिया। OneRead.News पर आपका स्वागत है। आज है बुधवार 6 अगस्त 2025। हम लेकर आए हैं आज की ताज़ा खबरें और उनका गहरा विश्लेषण। कोशिश यही है कि आपको मिले शांत, स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी। नमस्कार। तो आज हमारे पास राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और दुनिया भर से कई अहम खबरें हैं। हाँ, काफी कुछ है आज चर्चा के लिए। जी, तो हमारा उद्देश्य है कि हर खबर के पीछे का संदर्भ समझे, उसका महत्व जाने, जैसा कि हमें हमारे स्रोतों से पता चला है। बिल्कुल, तथ्यों पर आधारित चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 को निरस्त हुए 6 साल हो गए हैं। हाँ, 6 साल। इस मौके पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मतलब पीओके में भारत विरोधी रैलियां हुई और यहाँ श्रीनगर में कांग्रेस ने राज्य का दर्जा बहाली की मांग की है। देखिए, ये जो तारीख है 5 अगस्त, जी ये अब सिर्फ एक तारीख नहीं रही। जी, ये एक तरह का राजनीतिक प्रतीक बन गई है। प्रतीक किस मायने में? मतलब सरकार के लिए ये एक अवसर बन जाता है। वो इस वर्षगांठ प्रभाव का इस्तेमाल करती है, बिना कुछ ज्यादा कहे देश का ध्यान अपने एक मुख्य एजेंडे पर ले आती है। अच्छा, मतलब सीधे तौर पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे इतिहास की घटनाएं या उनकी वर्षगांठ आज की राजनीति को दिशा दे सकती हैं। एक तरह का साइलेंट कम्युनिकेशन है ये। दिलचस्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सहमति की उम्र को लेकर अपना विरोध जताया है। हाँ, ये मामला चल रहा है। सरकार नहीं चाहती कि सहमति की उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए। उनका तर्क है कि इससे बाल तस्करी और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। इसमें एक तरफ तो बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, जो बिल्कुल जायज है। हाँ, वो तो है ही। इसीलिए हमारे पास पॉक्सो जैसे सख्त कानून हैं। एक तरह का संरक्षणवादी ढांचा है ये। लेकिन दूसरी तरफ है समाज की बदलती सच्चाई। किशोरों के बीच रिश्तों की जो वास्तविकता है वो भी तो है। मतलब कानून और सामाजिक बदलाव के बीच एक टकराव है। बिल्कुल। ये मामला उसी टकराव को उजागर करता है। कानून कैसे इन नई सामाजिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। सही कहा। अब एक दुखद खबर है उत्तराखंड से। हाँ, मानसून का समय है। उत्तरकाशी में बादल फटा है। कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बहुत दुखद। धारली गांव में तो बाढ़ और भूस्खलन से घर तक बह गए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना कहकर हम इसे खारिज नहीं कर सकते। हाँ, बादल फटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर जिस पैमाने पर तबाही हो रही है वो चिंताजनक है। ये असल में 2 चीजों का खतरनाक मेल है, जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास। अनियोजित विकास मतलब पहाड़ों जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र में बिना सोचे समझे निर्माण कार्य, जंगलों की कटाई, ये सब मिलकर एक प्राकृतिक घटना के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये एक तरह से मानव निर्मित आपदा बन जाती है। काफी हद तक बार बार होने वाली मानव निर्मित आपदा। हमें सोचने की जरूरत है कि हम विकास के नाम पर अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में। बिल्कुल सही। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक और सुनवाई पर। राहुल गांधी से जुड़ा मामला है। हाँ, मानहानि का मामला। हाँ, कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि केस पर तो रोक लगा दी है, लेकिन सुनवाई के दौरान एक न्यायाधीश ने सेना पर उनकी किसी पुरानी टिप्पणी को लेकर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा दिया। ये टिप्पणी काफी चर्चा में रही। हाँ, और विपक्ष ने इसे अनुचित बताया है। कहा है कि जज की तरफ से ऐसी टिप्पणी नहीं आनी चाहिए थी। ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रह गया है, ये एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गया है। किस तरह की बहस? देशभक्ति की परिभाषा पर विपक्ष की भूमिका क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, कौन ये तय करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं? क्या ये सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार किसी के पास है? हाँ, ये तो गंभीर सवाल है। असल में सच्चा भारतीय होने का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से इसका मतलब है भेदभाव ना करना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना और हमारे देश की जो विविधता है, जो बहुलवाद है, उसे अपनाना, न कि किसी खास विचारधारा से जुड़ा होना। सही कहा। चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। बाजार में गिरावट देखने को मिली है। हाँ, कल बाजार नीचे रहे। सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा गिरा, निफ्टी भी नीचे बंद हुआ और रुपया तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, 88 प्रति डॉलर के करीब। 88? ये वाकई चिंता की बात है। और साथ ही विदेशी निवेशकों ने भी बिकवाली की है, करीब 2500 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।
इसके पीछे क्या वजह लग रही है? देखिए, इसके पीछे मुख्य वजह अमेरिकी व्यापार तनाव को माना जा रहा है। भारत ने हाल ही में अमेरिकी टैरिफ की धमकियों को अनुचित कहा था। हाँ, और रूस के साथ भी व्यापार जारी रखने की बात है। बिल्कुल। तो जब आप वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं, अमेरिका या यूरोपीय संघ की चिंताओं के बावजूद रूस जैसे देशों से संबंध बनाए रखते हैं, तो उसकी एक आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। मतलब ये उसी कीमत का असर है। हाँ, बाजार की जो घबराहट है ये उसी दुविधा को दिखाती है। एक क्लासिक दुविधा है ये। आप भू राजनीतिक लाभ या स्वायत्ता के लिए कितना घरेलू आर्थिक दर्द सहने को तैयार हैं। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अच्छा, विदेश नीति की बात हुई है तो एक और खबर है। भारत और फिलीपींस के रिश्ते अब और मजबूत हो गए हैं। हाँ, फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भारत आए थे। जी, और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। ये एक अहम कदम है। रक्षा और समुद्री सहयोग समेत कुल 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और सुनने में आया है कि दोनों देशों की नौसेनाएं संयुक्त अभ्यास भी कर रही हैं। बिल्कुल, ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक ठोस उदाहरण है। एक्ट ईस्ट नीति मतलब पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहा है। सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर भी। अच्छा, तो फिलीपींस को एक तरह से सुरक्षा सहयोगी बनाकर भारत इस क्षेत्र में, खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ये एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाने की दिशा में कदम है। समझ गया। अब चलते हैं कर्नाटक। वहाँ परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। हाँ, हड़ताल चल रही है। राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांगे हैं बकाया वेतन और 25% वेतन वृद्धि। ये मांगे काफी समय से उठ रही हैं। और इस हड़ताल की वजह से पूरे कर्नाटक में बस सेवाएं ठप पड़ गई हैं। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने रोक का आदेश दिया था। उसके बावजूद हड़ताल जारी है। ये एक क्लासिक संघर्ष है। एक तरफ है कर्मचारी जिनके अपने अधिकार हैं, अपनी मांगे हैं, और दूसरी तरफ डामाडोल वित्तीय स्थिति। अक्सर उनके पास फंड्स की कमी होती है और बीच में आम जनता पिसती है। बिल्कुल। आम लोगों को अचानक बिना किसी तैयारी के पैदल चलना पड़ रहा है या महंगे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी असुविधा है। सही बात है। अब एक राजनीतिक मील के पत्थर की बात। अमित शाह जी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। हाँ, उन्होंने एल.के. आडवाणी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मील का पत्थर उसी दिन आया जिस दिन अनुच्छेद 370 निरस्त होने की 6ठी वर्षगांठ थी। हाँ, ये टाइमिंग भी गौर करने लायक है। देखिए, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड या आंकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह से एक पूरे राजनीतिक युग को परिभाषित करता है। ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में भारत की आंतरिक सुरक्षा और शासन को लेकर किस तरह का नजरिया अपनाया गया है। एक मजबूत, केंद्रीकृत और विचारधारा से प्रेरित नजरिया। अच्छा, अब एक और खबर जो अक्सर सुर्खियों में रहती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हाँ, उन्हें फिर पैरोल मिल गई है। जी, 40 दिनों की पैरोल। ये बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी हैं और ये उनकी 14वीं ऐसी अस्थायी रिहाई है। 14वीं? जी। देखिए, इस पर अब क्या कहा जाए। डेरा प्रमुख को एक और पैरोल मिलना, ये फैसला अब उतना ही अनुमानित हो गया जितना दिल्ली में अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का बढ़ना। मतलब अब ये चौंकाता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा लगने लगा है कि हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ जेल के दरवाजे शायद दूसरों के मुकाबले ज्यादा आसानी से घूमते हैं, रिवॉल्विंग डोर की तरह। इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करते हैं। एक अहम फैसला पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए जो पर्यावरण मंजूरी में छूट मिली हुई थी उसे रद्द कर दिया है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि शिक्षा अब एक उद्योग है। ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला असल में नियामक स्तर पर एक बराबरी लाने वाला है। कैसे? ये एक साफ संदेश देता है कि कोई भी सेक्टर, चाहे वो शिक्षा ही क्यों ना हो, पर्यावरण कानूनों से ऊपर नहीं है। अगर आप बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहे हैं तो आपको पर्यावरण नियमों का पालन करना ही होगा। इससे एक जवाबदेही तय होगी। सही है। अब खेल जगत से एक बहुत अच्छी खबर है। बताइए। बेंगलुरु की एक 9 साल की बच्ची हैं वेदिका भंसाली।
उन्होंने गोल्फ में कमाल कर दिया है। 9 साल की उम्र में? जी हाँ, उन्होंने अमेरिका के पाइनहर्स्ट में जो प्रतिष्ठित यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें अपने आयु वर्ग का खिताब जीत लिया है। ये 4 अगस्त की बात है। अरे वाह, ये तो वाकई दिल खुश करने वाली खबर है। ये व्यक्तिगत प्रतिभा की एक शानदार कहानी है। हाँ बिल्कुल। और इसका एक और पहलू है, गोल्फ को हमारे देश में अभी भी एक एलीट खेल माना जाता है। तो इस तरह के खेल में एक युवा भारतीय लड़की की जीत ये दिखाती है कि भारत की खेल संस्कृति अब विविध हो रही है। मतलब क्रिकेट के आगे भी दुनिया है। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट तो लोकप्रिय है ही, लेकिन अब दूसरे खेलों में भी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये एक मजबूत होती समग्र खेल संस्कृति का संकेत है। बहुत बढ़िया। अब फिर से भारत फिलीपीन संबंधों पर लौटते हैं। एक और कदम उठाया गया है रिश्ते मजबूत करने के लिए। क्या कदम है? भारत ने फिलीपीनी नागरिकों के लिए मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा सुविधा की घोषणा की है। अच्छा, मुफ्त ई वीजा? जी, इस कदम का मकसद है कि जो नई रणनीतिक साझेदारी बनी है उसके तहत पर्यटन, वाणिज्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, ये उसी रणनीतिक सिक्के का दूसरा पहलू है जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर? हाँ, मतलब सैन्य या आर्थिक ताकत के बजाय सांस्कृतिक कूटनीतिक तरीकों से संबंध बनाना। वीजा नियमों में ढील देना, लोगों का आना जाना आसान करना, ये सब सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। इससे जमीनी स्तर पर रिश्ते बनते हैं। बिल्कुल, आप जमीनी स्तर से रिश्ते बनाते हैं, साझा अनुभवों की नींव रखते हैं। उम्मीद है कि ये कदम एक ऐसी दुनिया की तरफ है जहां सीमाओं की बाधाएं कम हों। काश ऐसा हो। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश चलते हैं। वहां अंतरिम सरकार ने चुनावों की घोषणा कर दी है। हाँ, वहाँ पिछले साल काफी उथल पुथल रही थी। जी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा की है कि राष्ट्रीय चुनाव फरवरी 2026 में होंगे। 2026 में? ठीक है। तो एक तरह से लोकतंत्र की वापसी के लिए एक समय सीमा तय हो गई है। ये घोषणा बहुत रणनीतिक समय पर की गई है। कैसे? देखिए, ये घोषणा तब हुई है जब बांग्लादेश उस जन विद्रोह की पहली वर्षगांठ मना रहा है जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया था। अच्छा, हाँ। तो ये एक तरह से उस घटना को याद करते हुए भविष्य का आस्था दिखाने की कोशिश है। ये लोकतंत्र की बहाली की एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन कम से कम एक दिशा तो मिली है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब एक बहुत ही रोचक वैज्ञानिक जानकारी। बताइए, क्या है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी का घूर्णन, मतलब पृथ्वी के घूमने की गति थोड़ी तेज हो गई है। अच्छा, तेज हो गई है? हाँ, मामूली सी। लेकिन इसकी वजह से 5 अगस्त समेत हाल के कई दिन 24 घंटे से कुछ मिली सेकेंड छोटे रहे हैं। मिली सेकेंड छोटे? ये तो गजब की बात है, सुनने में बहुत छोटा लगता है। हाँ, पर इसका असर हो सकता है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी ये जो पूरी हाईटेक दुनिया है, हमारे सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब पृथ्वी के इतने सूक्ष्म डगमगाहट पर निर्भर करते हैं। और अब वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं? अब टाइम कीपर्स, जो समय का हिसाब रखते हैं, वो इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या हमें नकारात्मक लीप सेकंड जोड़ना पड़ेगा। नकारात्मक लीप सेकेंड? जब समय घटाना पड़ेगा? हाँ, शायद। ये सुनने में ही कितना नाटकीय लगता है ना, लेकिन ये दिखाता है कि हम अपने ग्रह की चाल से कितने जुड़े हुए हैं। वाकई दिलचस्प है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं इजराइल गाजा संघर्ष की। हाँ, वहाँ स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में और व्यापक सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। जबकि रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 45 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है हाल की घटनाओं में। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बात सामने आई है। इजराइल के ही पूर्व सुरक्षा प्रमुखों ने सार्वजनिक रूप से युद्ध खत्म करने की अपील की है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि जब किसी देश का अपना सुरक्षा प्रतिष्ठान, यानी वो लोग जो सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं, वो ही मौजूदा सरकार की युद्ध नीति पर सवाल उठाने लगे, तो ये दिखाता है कि अंदरूनी तौर पर गहरे मतभेद हैं। मतलब राजनीतिक सहमति टूट रही है। हाँ, ये राजनीतिक सहमति को भंग कर रहा है और युद्ध की स्थिरता पर ही सवाल उठा रहा है। भले ही लड़ाई अभी जारी है, ये संघर्ष अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। और इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि युद्ध आखिर है क्या? सिर्फ राजनीति या एक जटिल मानवीय त्रासदी, और शायद एक व्यवसाय या उद्योग भी? जितनी जल्दी हम इस पहलू को समझेंगे, शायद मानवता के लिए उतना ही बेहतर होगा। बहुत गहरा अवलोकन है ये।
तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण जो हमने उपलब्ध स्रोतों के आधार पर किया। जी। हमारा प्रयास यही था कि आपको हर खबर की एक स्पष्ट तस्वीर मिल सके, उसके पीछे के संदर्भ के साथ। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से, जिसमें हमने सिर्फ तथ्य रखे, बिना किसी पक्षपात या भावनात्मक झुकाव के, आपको आज की घटनाओं को अपनी तरह से समझने में मदद मिली होगी। यही उद्देश्य था। इस तरह की सीधी राय मुक्त खबरें देने की हमारी क्षमता आप जैसे श्रोताओं की बदौलत है। अगर आप हमें समर्थन देना चाहें तो केवल ₹1 प्रतिदिन, जो महीने का ₹29 बिल होता है, पर आप हमें विज्ञापन मुक्त और किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र रहने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खबरें कभी समझौता नहीं करती। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी यह पूरी तरह से मुफ्त है, तो इसे शेयर जरूर करें। हाँ, शेयर करना महत्वपूर्ण है। यदि आप इस दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि आपको भरोसेमंद समाचार मिलते रहें, तो कृपया www.oneread.news पर जाएं। और अगर आपको लगता है कि दूसरों को भी एक शांत, स्पष्ट समाचार स्रोत से लाभ होगा, तो हम आभारी होंगे यदि आप इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर किसी के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें तथ्यात्मक, संक्षिप्त समाचारों के लिए एक समर्पित स्थान बनाने में मदद करता है। आज सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमने आपके समाचार प्राप्त करने के तरीके में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट को हर सुबह 8 बजे सुनने के लिए हमें Spotify और YouTube पर फॉलो करें। Follow us on Spotify and YouTube to listen to this podcast every morning at 8 a.m. जरूर फॉलो करें। हम कल सुबह 8 बजे फिर हाजिर होंगे आपके लिए और सुर्खियां लेकर। तब तक मुस्कुराते रहें और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाते रहें। नमस्कार। नमस्कार।